नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है अंग्रेज़ों से मराठों की पराजय के कारण। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में अंग्रेज़ों से मराठों का तृतीय युद्ध पड़ा था। आज हम उस तृतीय युद्ध में या तीनों युद्ध में जो मराठे पराजय है उसके कारण हम अध्ययन करते हैं कि मराठों के पराजय के क्या कारण रहे अंग्रेज़ों से। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे पराजित हुए और उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय था वह सबसे पहला जो निर्णय था वह था पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और पेशवा को वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। तो पेशवा पद जो समाप्त किया गया या पेशवा पद का जो महत्व है वह इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद समाप्त मान लिया गया और पेशवा का जो राज्य था पूना आदि वगैरह का वह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और जो शिवाजी के वंशज थे प्रताप सिंह, उनको सतारा का एक छोटा सा राज्य देकर वहाँ स्थापित कर दिया गया। तो ये तीन महत्वपूर्ण निर्णय थे। और जो चौथा महत्वपूर्ण निर्णय था, पेशवा के मंत्री त्रियंबक जी को आजीवन कारावास देकर चुनार के किले भेज दिया गया। पांचवा निर्णय था, रघुजी भोंसले का पूरा प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने संभाल लिया। तो ये जो महत्वपूर्ण निर्णय थे। और जो सिंधिया था, सिंधिया ने भी तटस्थ रहकर अंग्रेजों का साथ दिया और वह राजस्थान से उसने अपना अधिकार त्याग दिया। अतः राजस्थान के जो राजपूताना राज्य थे अब मराठों के अधीनस्थ न रहकर अंग्रेजों के अधीनस्थ हो गए, अर्थात मराठों की शरण छोड़कर उन्होंने अंग्रेजों की शरण को स्वीकार कर लिया। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था वह अंतिम राष्ट्रीय युद्ध था मराठाओं का। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर कम ली या हम कह सकते हैं कि वह अंग्रेजों से टक्कर लेने के काबिल नहीं रहे। अब मराठों की पराजय क्यों हुई, कैसे हुई, इसके कारणों पर हम अध्ययन करें तो मराठों की पराजय के सबसे जो पहले कारण था वह थी उनकी आंतरिक दुर्बलताएं। मराठा सरदारों में एकता का अभाव था। मराठा राज्य एक संघ राज्य था जिसका अध्यक्ष पेशवा जो पूना में रहता था और इस मराठा संघ के जो अन्य सदस्य थे वह थे ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोंसले और बड़ौदा का गायकवाड़। तो ये जो संघ एक मराठा कॉन्फेडरेंसी थी, मराठा संघ था, इन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली। लेकिन धीरे धीरे ये संघ शिथिल हो गया या हम कह सकते हैं कि इनमें आपसी शत्रुता बढ़ने लगी और यह आपस में लड़ने लगी। तो इन सरदारों की इन्होंने अपना अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। सिंधिया और होलकर अंत तक शत्रु रहे। गायकवाड़ अंग्रेजों का मित्र था और वह तटस्थ रहता था। तो इनकी आंतरिक दुर्बलताएं इस प्रकार से थी कि मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरा जो पराजय का कारण था वह था मराठों का प्रशासनिक दोष। मराठाओं में प्रशासनिक दुर्बलताएं ज़्यादा थी या हम कह सकते हैं कि उनको प्रशासन करना थोड़ा कम आता था। नए नए प्रशासकीय अधिकारी थे या नया राज्य इन्होंने स्थापित किया। तो हालांकि इनके पास विशाल प्रदेश था, लेकिन इन्होंने इस विशाल प्रदेश में जो रहने वाले नागरिक थे उनकी शिक्षा का, उनकी रक्षा का, उनकी विकास का, उनकी नैतिक उन्नति का, उसमें प्रशासकीय उन्नति करने का कोई भी कार्य मराठाओं द्वारा नहीं किया गया सुनियोजित तरीके से, जैसा कि हम देखते हैं कि प्राचीन काल में गुप्तों ने, मौर्यों ने किया और मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और आपके मुगल काल द्वारा किया गया। वैसा कोई कार्य या वैसी कोई प्रशासनिक ढांचा मराठों द्वारा कोई नहीं खड़ा किया गया। इसलिए ये इनकी दुर्बलता सामने आती है। इनका केवल उद्देश्य ये होता था कि मुगल सम्राट पर एक प्रभाव स्थापित किया जाए और अन्य राज्यों से चौथ और सरदेशमुखी
कर को प्राप्त किया जाए। उन्होंने जनसाधारण के जो उनको महत्व नहीं दिया या जनसाधारण की जो समस्याएं थी उनको नहीं सुना, जिससे और उत्तरी भारत में केवल ये लूट करते और लूट कर ये वापस दक्षिण भारत आ जाते। मराठे इस लूट की सामग्री से विलासी हो गए और जनसाधारण में अप्रिय भी हो गए, आलसी भी हो गए। तो नैतिक पतन इनका होने लगा न, और नैतिक पतन के फलस्वरूप इनके जो अधिकारी व कर्मचारी थे वो इनको ईमानदार नहीं मिले, इसलिए वो अपने राज्य की रक्षा अंग्रेजों से नहीं कर पाए। अतः जो प्रशासकीय दोष थे वह इनका एक मराठों के पराजय का एक कारण था। तीसरा, योग्य नेतृत्व का अभाव। हालांकि मराठाओं में योग्य नेतृत्व रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए हम देखते हैं कि काफ़ी अनुभवी पेशवा हुए, लेकिन दो ही नेता ऐसे थे जो आपके, एक तो नाना फडणवीस और होलकर। तो ये दोनों नेताओं ने मराठाओं को वापस, अब हम देखते हैं कि अब अहमद शाह अब्दाली की पराजय के बाद इन्होंने वापस मराठाओं की उन्नति की, लेकिन इनमें कूटनीतिक अयोग्यता थी। और इस कूटनीतिक अयोग्यता के कारण ये अहमद शाह अब्दाली से इन्होंने युद्ध किया और क्षेत्रीय शक्तियों को इन्होंने आपस में इनसे सहयोग नहीं मिला क्षेत्रीय शक्तियों से। 18वीं सदी तक सभी योग्य मराठा सरदारों की मृत्यु हो गई। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई, इसलिए योग्य नेतृत्व का अभाव हो गया और हम देखते हैं कि धीरे धीरे मराठा पराजित होने लगे। तो हम देखते हैं कि योग्य मराठा सरदार अधिकांश मृत्यु को प्राप्त हुए। 1794 में महादाजी सिंधिया की मृत्यु हुई। 1795 में अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हुई। 1797 में तुकोजी होलकर मृत्यु को प्राप्त हुए और 1800 ईस्वी में नानाजी फडणवीस की मृत्यु हुई। तो इसके बाद जो मराठा नेता रहे, बाजीराव द्वितीय, जसवंतराव होलकर, दौलतराव सिंधिया, राघोबा, सभी स्वार्थी थे। और जबकि अंग्रेज़ों के जो नेता थे या अंग्रेज़ों के जो सेनापति थे वो इनसे योग्य थे, जैसे एल्फिस्टन, मॉलकम, वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे योग्य कूटनीतिक भी थे और योग्य सेनापति भी थे। तो अंग्रेज़ों को ज़्यादा कुशल नेतृत्व प्राप्त था, इसलिए मराठियों को पराजय का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट जो आपके देखते हैं, नेक्स्ट जो कारण है आर्थिक व्यवस्था के प्रति उदासीनता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मराठाओं का एक उद्देश्य होता था कि चौथ व सरदेशमुखी कर को प्राप्त करना और स्थानीय जो प्रशासनिक दुर्बलताएं थी उनकी प्रशासन पर ध्यान नहीं देना। इन सब कारणों से मराठाओं का पतन हुआ। तो आर्थिक व्यवस्था के प्रति भी वे उदासीन रहे। मराठों ने राज्य में कृषि उद्योग को प्रोत्साहित नहीं किया, व्यापार को उन्नत करने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया और उनकी जो कर व्यवस्था थी वह भी उन्नत नहीं थी, या हम कह सकते कि प्रशासकीय जो दोष थे उनके कर व्यवस्था के, उसके कारण उनकी आर्थिक व्यवस्था भी, आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा सुदृढ़ नहीं रही। उत्तर भारत के जीते हुए प्रदेशों से उन्होंने कोई भूमि कर वसूलने की उत्तम व्यवस्था नहीं की, केवल चौथ और सरदेशमुखी कर प्राप्त करके वह प्रसन्न रहते थे। तो इन सब कारणों से उनमें प्रशासकीय दोष भी थे और उनकी आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक जो ढांचा था उनका चरमरा गया, या उनको आर्थिक व्यवस्था के प्रति उदासीनता हम देखने को मिलती है। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं रह पाई। उनका उद्देश्य केवल प्रजा को लूटने का था। आर्थिक दृष्टि से ही मराठे वैसे ही हीन थे, इसलिए वे अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाए। तो एक यह दोष उनका आर्थिक व्यवस्था के प्रति उदासीनता भी रहा। उनकी सैन्य दुर्बलताएं, जो नेक्स्ट हमारा कारण है, सैनिक दुर्बलताएं। मराठाओं की जो प्रणाली थी वह छापामार युद्ध की प्रणाली थी, जबकि हम देखते हैं कि मराठे जो इनकी छापामार युद्ध की प्रणाली थी और अंग्रेज़ों की जो युद्ध प्रणाली थी वह काफ़ी मैदानी युद्धों में पारंगत थे। अहमद शाह अब्दाली से भी इन्होंने इसी कारण से पराजय का सामना करना पड़ा और अंग्रेज़ों से भी इसी कारण से उन्होंने
पराजय के सामना किया। महादाजी सिंधिया के अलावा सभी मराठा सरदार पुरानी युद्ध पद्धति से लड़ते थे। मराठा सरदारों ने युद्ध की पुरानी पद्धति जैसे गुरिल्ला प्रणाली, छापामार प्रणाली, घुड़सवार जो सेना थी उस तक अपने को सीमित रखा। उन्होंने विदेशियों को अपने को प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त नहीं किया। विदेशियों से युद्ध करने की यह पद्धति उत्तम नहीं थी, इसलिए वह अंग्रेज़ों से नहीं लड़ पाए। जबकि अंग्रेज जो थे मैदानी युद्धों में पारंगत थे, अभ्यस्त थे। उनके पास प्रशिक्षित सेना भी थी, आधुनिक तोपखाना भी था, बारूद भी थी। अतः अधिकांश जो मराठा सैनिक थे या सेना थी वो लूटमार के लिए सेना में भर्ती होते थे। इसलिए सेना का मनोबल का भी अभाव था, क्योंकि अधिकांश जो मराठा जो सैनिक थे वे चाहते थे कि जिस तरह से लूटमार के लिए ये प्रसिद्ध थे, इसलिए वे लूटमार के लिए सेना में, उनके लिए देश के लिए मर मिटना या राष्ट्र के लिए मर मिटना एक सपना था, या वह कह सकते हैं कि उनके लिए कल्पना भी उन्होंने नहीं की एक राष्ट्र एक देश की, जबकि अंग्रेजों में राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा था। अब जो नेक्स्ट जो कारण था वह था सामाजिक दुर्बलताएं। मराठाओं में कुछ सामाजिक दुर्बलताएं थी, सामाजिक बुराइयां भी थी। पहले छत्रपति जो था वह सामंत नियुक्त करता था, अब बाद में उस सामंतों की नियुक्ति पेशवा करने लगा और छत्रपति और पेशवा आपस में मिलकर कार्य नहीं कर सके और इनमें कई जाति भेद भी थे। इन सब आपसी वैमनस्य का कारण मराठे अंग्रेजों के मुकाबले कमज़ोर थे, या हम कह सकते हैं अंग्रेजों का वह सामना इन कारणों से नहीं कर पाए। नेक्स्ट जो कारण है देशी शक्तियों से शत्रुता। जो देशी शक्तियां थी, जैसे हम देखते हैं कि भरतपुर का जो राजा था, या हम सिख थे, राजपूत थे, उनसे मराठाओं की शत्रुता बढ़ती गई धीरे धीरे। अहमद शाह अब्दाली के समय भी ऐसा ही हुआ। देशी शक्तियों ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह उनके दम्भी और घमंडी स्वभाव के कारण जाने जाते थे। इसलिए देशी शक्तियां उस समय भी तटस्थ रही। राजपूतों के आंतरिक मामलों में मराठाओं ने बार बार हस्तक्षेप किया, जिसके कारण राजपूतों की शत्रुता का सामना उनको करना पड़ा, या राजपूत उनके शत्रु हो गए। मुगल बादशाह की मदद करने के कारण जाट, सिख, बुंदेले उनसे नाराज थे। तो इन सब कारणों से जो देशी शक्तियां थी ये मराठाओं के विरुद्ध थी, और मराठाओं की जो लूटमार की नीति थी उससे भी ये अप्रिय हो गए देशी शक्तियों में, या देशी शक्तियों को इन्होंने शत्रु बना लिया। इसलिए अंग्रेजों से जब युद्ध हुआ इनका, तो देशी शक्तियों ने इनसे दूरी बना ली और वे अंग्रेजों से भी डरते थे। एक कारण ये भी रहा। यदि हम ऐसा सोचें कि सभी देशी शक्तियां मराठाओं के साथ मिल जाती, तो ये हो सकता है अंग्रेजों को भारत से निकाल पाती, या अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ता। मैसूर का पतन। दक्षिण भारत की जो 3 शक्तियां थी उनमें मैसूर एक प्रमुख शक्ति थी, और मैसूर के जो हैदर अली था वह नाना फडणवीस का मित्र भी था। लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति ऐसी थी कि उन्होंने मराठाओं को और हैदर अली को आपस में शत्रु बना दिया, और जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तब मराठा मैसूर के विरुद्ध हो गए, और उन्होंने टीपू सुल्तान का साथ न देने का वचन अंग्रेजों को दिया। इस तरह से ये जब मैसूर को अंग्रेजों ने जीत लिया, तो अब उनका मराठा किस प्रकार से सहयोग करते। इसी तरह दक्षिण की एक शक्ति थी हैदराबाद का जो निज़ाम था। तो हैदराबाद का निज़ाम का जो आपके हैदराबाद के जो निज़ाम था, इसने भी मराठाओं का अंग्रेज़ों के विरुद्ध साथ नहीं दिया। और दक्षिण की ये तीनों जो शक्तियाँ थी, मराठा, निज़ाम और हैदर अली या मैसूर का जो शासक था, ये आपस में संघर्षरत रहते थे। अंग्रेज़ों से इन्होंने कूटनीति से लड़ाई नहीं लड़ी। अंग्रेज़ों ने पहले मराठाओं के सहयोग से मैसूर की शक्ति को नष्ट किया,
और फिर उस अंग्रेजों ने मराठाओं को कुचल दिया। यदि ये तीनों शक्तियाँ जो मिल जाती, कौन कौन सी, निज़ाम, मराठा और मैसूर, ये तीन शक्तियाँ मिल जाती तो दक्षिण भारत में अंग्रेज पैर नहीं फंसा पाते या अपना दक्षिण भारत में विस्तार नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो कारण था मराठों की पराजय का कारण था नाना फडणवीस की दोषपूर्ण नीति। नाना फडणवीस जब अहमद शाह अब्दाली से पराजय हुई उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो नेता रहा वह नाना फडणवीस रहा। मराठों के उद्भव के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान था। नाना फडणवीस का कार्यक्षेत्र दक्षिण भारत था। उसने निज़ाम और टीपू को अपनी ओर मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि नाना फडणवीस हैदर अली का मित्र था, लेकिन हैदर अली की मृत्यु के बाद सालबाई को संधि को उसने स्वीकार कर लिया और महादाजी सिंधिया की इच्छा के विरुद्ध उसने टीपू की शक्ति को कुचलाने के लिए अंग्रेजों का सहयोग किया। टीपू के पतन के बाद दक्षिण भारत का शक्ति संतुलन बिगड़ गया और नाना फडणवीस ने अपने प्रभाव और सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए किसी अन्य मराठा सरदारों का सहयोग नहीं बढ़ने दिया। सर्वाधिक योग्य जो मराठा सरदार था महादाजी सिंधिया, उस पर उसने कभी विश्वास नहीं किया। तो नाना फडणवीस की ऐसी नीति थी जिसके बारे में इतिहासकार सरदेसाई ने लिखा कि यदि नाना फडणवीस सत्ता व धन के पीछे नहीं पड़ता तो इतिहास में उसका स्थान अधिक ऊंचा होता। तो इन सब कारणों से हम देखते हैं कि मराठाओं का पतन हो गया और अंग्रेज दक्षिण भारत में अपना विस्तार कर पाए। धन्यवाद।